सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसके अंदर जो सेक्टर्स हैं अलग अलग, यानी हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि एक जो किसान पैसा कमा रहा है उसका तरीका बहुत अलग है, एक जो हम जैसे मैं पढ़ा के पैसा कमा रहा हूँ मेरा तरीका बहुत अलग है। तो उसको हमने क्या करा है, अच्छे से समझने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो आज का हमारा जो चैप्टर है ये इसी चीज पे फोकस करता है कि कैसे हम इन सेक्टर्स को समझेंगे और कैसे हम अपनी जो अर्निंग है उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है द थ्री सेक्टर्स। देखो बेटा, ये थ्री सेक्टर सबसे सिंपल टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा ना इजीली। आप जानते हो इसको, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। वीडियो देखते देखते रिकॉल करो मेरे साथ। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर जिसमें जो भी हम सामान है नेचर से अगर ले रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर है। हमने फिशिंग की तो फिश हमें भाई नेचर से मिली है, एब्सोल्यूट सी बात है, हमने बनाई नहीं है उसको। हमने माइनिंग की, जमीन से कुछ खोद के निकाला। हमने फार्मिंग की, जमीन से हमें मिला, हमने तो बीज बोया। और तीसरा, हमने जैसे जानवरों से दूध वगैरह लिया या फिर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट लिया, वूल है, मिल्क है, कर्ड, कोई भी मतलब कर्ड नहीं, तो ये सब जो भी चीजें हैं, तो हमें जो भी चीजें नेचर से मिल रही है वो आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी जिसमें नेचर से चीजें निकाली जा रही है वो प्राइमरी सेक्टर है। जब उन चीजों को मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है तो उस सेक्टर को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। कि भाई जो आलू निकले उससे चिप्स बना दिए, तो वो जो आलू से चिप्स बनाए गए वो हुआ काम सेकेंडरी सेक्टर में। देखो चैप्टर में एग्जांपल्स बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, हम उन एग्जांपल्स को बिल्कुल कम करके जो हमें समझना है हम उस चीज को समझ के वीडियो को शॉर्ट में एंड करेंगे। पर कुछ भी रहेगा नहीं, ठीक है। वरुण सर के साथ अगर वीडियो देख रहे हो, ये वरुण सर का वीडियो देख रहे हो, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं रहने वाला है। आई गारंटी यू, आई बैक यू, ठीक है। तो देखो प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कई तरह के जो अलग अलग काम है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, और ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम टोटली, और मैन्युफैक्चर करके जो भी सामान बना रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आता है। फिर इसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे शुगर केन से हमने शुगर बनाया, गुड़ बनाया। टर्शियरी सेक्टर के अंदर कोई सामान का प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसको इसलिए सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। आप नीचे देखोगे तो इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, जितना भी दिख रहा है साथ के साथ इसको अंडरलाइन करना। आप लोगों का बेनिफिट है इसके अंदर, याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में। टर्शियरी सेक्टर में हम सारी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई कॉबलर है, मोची जो है, या कोई स्ट्रीट वेंडर है, गली गली फिर के कोई काम कर रहा है, तो सब सर्विसेज हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, ये जो तीनों सेक्टर होते हैं बेटा, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट है ये तीनों एक दूसरे पे। जब तक एक सेक्टर नहीं रहेगा दूसरा काम नहीं कर पाएगा। अगर प्राइमरी वाला आप उसके इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कैसे होगा? आज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत क्यों है? क्योंकि उससे अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं, ठीक है। पूरे दिन हम लोग सिर्फ नॉर्मल चीजें खा खा के थक जाते हैं, जब उसी को अलग फॉर्म में हमें दिया जाता है तो हमें बड़ा मजा आता है खाने में। तो वो जो प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग तरह से सामान का यूज हो रहा है, तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और सेकेंडरी सेक्टर क्यों डिपेंडेंट है प्राइमरी पे? क्योंकि अगर मान लो कि सामान ही नहीं मिला तो सेकेंडरी वाला प्रोड्यूस कैसे करेगा? तो इसलिए तीनों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। जब हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि जो तीनों सेक्टर हैं वो हमें कितना इनकम दे रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो इनकम पे ही आती है, कितने लोगों को एम्प्लॉय कर पा रहे हैं देश के अंदर अगर वो सेक्टर, तो इसी तरह से इसका कंपैरिजन होता है। तो सबसे पहले इनकम पार्ट के लिए जो कंपैरिजन है उसके लिए यूज किया जाता है जीडीपी का, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे इसके नेक्स्ट पेज पे आने वाला हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं अपने पेजेस पे। तो यहाँ पे जीडीपी जो होता है उसमें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो होती है द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जीडीपी की हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। जीडीपी की डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन यही है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितनी भी
फाइनल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, तो जो उनकी वैल्यू है उसी को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। बात समझ आई? तो अब यहाँ पे हम और देखते हैं, जीडीपी के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी वैल्यू को काउंट करते हैं तीनों सेक्टर का। जैसे मान लो अगर प्राइमरी में आलू उगाया और आलू को सीधा मार्केट में बेच दिया, ठीक है, अभी गर्मियां चल रही हैं तो अभी गर्मी के समय पे जो वाटरमेलन है वो आ रहा है मार्केट में सीधा बिक रहा है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको जीडीपी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगली चीज क्या आती है, अब मान लो अगर वो जो आलू का है वो पहले सेकेंडरी में जाए चिप्स बनने, फिर चिप्स बन के मार्केट में आके बिके, तो मार्केट में वो सामान जितने का बिका उसी वैल्यू को काउंट करेंगे। उस किसान को कितना मिला, उस इंडस्ट्रीज को कितना मिला, जो इंडस्ट्री चला रहा है बना रहा है उसके चिप्स, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जिस दुकानदार ने सामान को बेचा, चिप्स को बेचा, उस दुकानदार के पास कितना पैसा आया वही वहां पे काउंट होगा। तो इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स को काउंट करना, ठीक है, जो फाइनल सामान बन चुका है, बिकने के लिए तैयार है। और जो बीच में भी सामान है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड, है ना। जैसे गेहूं से अगर हम आटा निकाल के और फिर उसके हम बिस्किट्स बना रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट है, अभी वो बीच प्रोसेसिंग में, फाइनल गुड नहीं बना है अभी वो, ठीक है। तो जो जीडीपी है ध्यान रखना, इसके अंदर हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करते हैं हर सेक्टर के अंदर, हर साल के अंदर जो बनी है, और उन तीनों का सम कर देते हैं, यानी जितना भी पैसा है उसका सम करते हैं। ध्यान रखना, जो देश के अंदर सामान बना है सिर्फ उसी को काउंट करा जाता है, बाहर के सामान को काउंट नहीं करा जाता जो हमने किसी और देश से मंगवाया है, ठीक है। इसलिए ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक हमारे देश में बना हुआ प्रोडक्ट, ओके। फिर इसके बाद अगली चीज आती है हिस्टोरिकल चेंज। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें पहले बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे जब हम आजाद हुए, लेकिन आजादी के जस्ट बाद जब लोग धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की तरफ जाने लगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक हिस्टोरिकल यानी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो उसी चेंज को हमें डिस्कस करना है कि वो चेंज क्या रहा, कैसे रहा। मैं जो भी स्किप कर रहा हूं वहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि सर से कुछ स्किप हुआ है, आप उस पेज को पढ़िए और आपको पता लगेगा उसमें आज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, वो मैं सारी चीजें कहीं ना कहीं आगे आगे कवर कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ्स आएंगे तीनों सेक्टर को कंपेयर करने के लिए। सबसे पहला ये ग्राफ आता है जो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की जीडीपी दिखाता है, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर में, ये रुपीज में यहाँ पे दिखाई गई है जीडीपी, करोड़ रुपीज में। तो देखिए 1973-74 के अंदर जो जीडीपी थी हर सेक्टर की, और 23 से 14, 213 से लेके 14 तक जो जीडीपी है उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी काफी ज्यादा थी, टर्शियरी की उससे कम और सेकेंडरी की सबसे कम थी। पर यहाँ पे कुछ चेंज हो चुका है कई सालों बाद कि जो जीडीपी हमें टर्शियरी सेक्टर से मिल रही है वो तो सबसे ज्यादा है, जो जीडीपी हमें सेकेंडरी से मिल रही है वो उससे कम है, और जो जीडीपी हमें प्राइमरी से मिल रही है वो सबसे ही कम हो चुकी है, पहले वो सबसे ज्यादा थी। क्योंकि पहले लोग ज्यादा प्राइमरी में थे, अब लोग धीरे धीरे चेंज होके टर्शियरी में आ चुके हैं, ठीक है। शहर बन रहे हैं, काम हो रहे हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, सर्विसेज हैं, गांव गांव में सर्विसेज चल रही हैं आज के समय पे, तो लोग शिफ्ट हो गए हैं एग्रीकल्चर से। फिर इसके बाद है दूसरा ग्राफ जिसमें हमें पता लगता है कि परसेंटेज वाइज जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो कितना कितना है सबका। तो देखिए यहाँ पे वही चीज आपको पता लगेगी, पहले जहां प्राइमरी 40% तक कंट्रीब्यूट करता था 73-74 में जीडीपी में, आज वही जो ये सेक्टर है ये 2013-14 में ओनली 11%, 12% जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और वहीं जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही ना जीडीपी में, क्योंकि ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं ये लोग, पैसे की बात है जीडीपी सारी, और कुछ भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्टिल अभी भी जैसे पहले 71% लोग एक समय पे सिर्फ किस में एम्प्लॉयड थे, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन 2017-18 के हिसाब से 44% लोग ही रह गए एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में। स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है, ऑलमोस्ट इंडिया की आधी पॉपुलेशन आज भी प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। फिर उसके बाद ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली वो 18 से 31 हमें देखने को मिली टर्शियरी में, और 11 से 25 देखने को मिली सेकेंडरी में। पता है ना, हर जगह इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, लोग उसमें जॉब की तलाश में जाते जा रहे हैं, तो वो सारे कौन से सेक्टर में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएंगे। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब क्या होता है, गांव में एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसके कारण जीडीपी प्राइमरी सेक्टर की हमेशा बहुत कम रह जाती है, जबकि वहां पे एनुमरस नंबर ऑफ पीपल हैं, 44% पीपल वहां पे एम्प्लॉयड है, फिर भी उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। उसका मेन रीजन है अंडर
एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे हिडन एम्प्लॉयमेंट। इस कंडीशन को समझिए, यहाँ पे एक वर्ड है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड हम उस पर्सन को बोलते हैं जो पर्सन, आप मान लीजिए कि मैं ठीक है, मेरे भाई वगैरह सब काम लगे हुए हैं, खेत में काम है, हमारा खेत है, वो 4 भाई मिलके 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अब मैं लग गया जॉब पे, ठीक है, मेरा एक दोस्त भी लग गया उसी खेत में काम पे, हम दोनों के लगने के बाद भी 1 लाख रुपए महीने की कमाई है, पर हम सबको क्या कह रहे हैं, देखो जी हम तो काम लग गए, हम काम कर रहे हैं। तो अब हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने में कोई कमाई थोड़ी है। या फिर अगर मान लो हम दोनों जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो मिलकर 5,000 रुपए भी कमा रहे हैं, तो उससे कोई ज्यादा महत्व नहीं है, कोई प्रोडक्शन में रोल नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो अंडर एम्प्लॉयड उस पर्सन को बोला जाता है जो काम तो कर रहा है, मैं अंडर एम्प्लॉयड हो गया, यहाँ पे मैं काम तो कर रहा हूं पर मेरा प्रोडक्शन में कोई एज सच कुछ रोल नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे आने या ना आने से, ठीक है। जो लेबर का एफर्ट है बस वो डिवाइड हो जाता है। यानी मैं कोई काम कर रहा था, किसी ने साथ में हाथ लगा दिया, मैं अकेला भी वो काम कर सकता था, किसी दूसरे को दूसरा काम कर लेना चाहिए था, पर वो साथ में आया, उसने हाथ लगाया, बस मेरी मेहनत कम हुई और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है, जब लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम एम्प्लॉयड हैं, पर वो एक्चुअली कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन में रोल नहीं होता है, जैसे फूफा जी होते हैं ना शादी के, काम नहीं कर रहे होते हैं, पर बस हाँ उनका रोल होता है कि हाँ हाँ मिठाई वाला मिठाई बना रहा है, उसके पास जाके बैठ जाएंगे। मैंने खुद ने देखा है शादी में कि हाँ भाई मिठाई बना रहा है, उसको हाँ डब्बे में पैक कर, हाँ इसमें ये कर, इसको ऐसे कर, नहीं तो करची लेके खुद ही उसको यूं करने लग जाएंगे कि चल मैं ही इसको थोड़ी देर हिला देता हूँ, आंच पे सेक लेता हूँ इसको। काम नहीं है पर करना है, दिखाना है वहां पे। समझ आई बात? तो इसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें पर्सन काम कर रहा है पर उसका प्रोडक्शन में रोल नहीं है, तो इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके नाम है बेटा। फिर इसके बाद अगली चीज आती है यहाँ पे, हम कैसे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट पहली बात तो लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिससे वो क्रॉप खरीद के अपनी खेती अच्छी कर सकते हैं, पानी अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो एक सीजन में 2 बार खेती कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनके पास फैसिलिटीज होगी तो। गवर्नमेंट उनके लिए डैम बना के दे सकती है, कैनाल नहरें बना के दे सकती है, और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ला सकती है। ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, फार्मर ज्यादा खेती कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा एक्सपेंडिचर्स होंगे, ज्यादा इनकम भी होगी, ठीक है, ये सब चीजें बढ़ेंगी। और इसी के साथ साथ उनको फिर फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए, जितने बड़े लेवल पे वो खेती करेंगे। तो इसीलिए उस समय जो लोकल बैंक है उनको, मनी लेंडर तो बहुत महंगा क्रेडिट देता है, तो लोकल बैंक इन फार्मर्स को और ज्यादा लोन देगा। तो चीप क्रेडिट के साथ में, यानी गवर्नमेंट को जरूरत है इनको सस्ता क्रेडिट के साथ में एक अच्छी सुख सुविधा भी प्रोवाइड करे, ठीक है, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे, जिससे ये खुद को अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, इसके बाद अगली चीज आती है, मान लो किसी ने दाल बहुत ज्यादा उगाना शुरू करा है किसी जगह लोगों ने, तो वहां पे गवर्नमेंट दाल की मिल लगवा सकती है, ठीक है, जिससे उन दाल की मिल वालों को भी प्रॉफिट होगा, उन फार्मर्स को भी प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। आज भी अगर हम देखें तो 5 से 29 ईयर्स के अंदर बहुत 60% लोग आते हैं इंडिया के जो इस एज गैप में है, और उनमें से 51% यानी 50 मान लो आप एक तरह से, सिर्फ उतने ही लोग आज के समय यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे जा रहे हैं। जो प्लानिंग कमीशन था पहले, यानी आज के समय नीति आयोग, कमेंट्स में बताओगे नीति आयोग कब बना, ठीक है, ये टास्क है आपका, हाथों दिमाग में आ जाना चाहिए नीति आयोग कब बना, प्लानिंग कमीशन कब बंद हुआ। तो प्लानिंग कमीशन के बंद होने के बाद नीति आयोग जब बना तो उसने बताया कि 20 लाख जॉब एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट की जा सकती है। यानी हम सिर्फ प्राइमरी की बात नहीं कर रहे, हम एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, और जो नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सब भी इन जॉब का हिस्सा बन सकते हैं। टूरिज्म के अंदर जैसे प्लानिंग कमीशन ने बताया, अगर हम सही से काम करें तो सिर्फ टूरिज्म के अंदर हर साल 35 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती है। यानी कितना सारा जो यूथ है जो वेस्ट हो रहा है वो इन जॉब्स में जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद गवर्नमेंट इन सब चीजों को जरूरी समझते हुए एक स्टेप लाई जिसका नाम था एक तरह से राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया, और इसके अंतर्गत यहां पे फिर एक एक्ट भी पास हुई जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत बड़ा नाम है ना, सिंपल करते हैं, महात्मा गांधी साइड करते हैं, नेशनल यानी देश, रूरल
गांव, देश के जितने भी गांव हैं वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट यानी काम रोजगार देने की गारंटी देते हैं। बात समझ आई? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको नरेगा, एमजी नरेगा, मनरेगा, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। 2005 में एक्ट आई थी, कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी। इन्होंने ये कहा, ये बताना 2005 में किसकी सरकार थी, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो पीएम कौन थे 2005 में? अगर कोई राहुल गांधी बोले तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो जो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि अगर हम आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे, सरकार बोल रही है हम आपको 100 दिन तक काम देंगे गांव में, लेकिन सिर्फ रूरल है ना, अर्बन नहीं है, तो गांव में हम 100 दिन का काम देंगे, लेकिन अगर वो हम 100 दिन भी काम नहीं दे पाए पूरे साल के अंदर आपको, तो हम आपको उन 100 दिन का पैसा दे देंगे कि लो जी आप पैसा ले लो। तो दोनों तरफ से पर्सन सिक्योर है, या तो काम मिल जाएगा और पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा मिल जाएगा अगर काम नहीं भी मिला तो गारंटेड 100 डेज वर्क होगा यहाँ पे। और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाई वर्क तो वहां पे वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे देगी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। आजकल के युवा उसके लिए बड़े थोड़े जागरूक हो गए हैं कि चलो बेरोजगारी भत्ता तो ले ही लेते हैं, है ना, बेरोजगार को फॉर्म भर देते हैं, उससे उनके वो थोड़ा पैसा आता रहता है, ठीक है। काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन दिस, काम मिल जाता है, आप में स्किल होनी चाहिए, स्किल डेवलप कीजिए। फिर आता है, हम सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बेसिस पे। बहुत सिंपल है ये डिविडेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो किए जा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। और ऐसा सेक्टर जिसमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। कभी भी लेबर को हायर किया, कभी भी निकाल दिया, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई उनको मतलब बेनिफिट जो है वो नहीं है, और उनको अच्छा कोई भी जो ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखें, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो टर्म है एम्प्लॉयमेंट का वो रेगुलर होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये जितने भी रूल्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब वहां पे उनको लागू करनी पड़ती है, उनको मानना पड़ता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ओवर टाइम मिलता है उन लोगों को, ठीक है। साथ ही साथ उनको पेड लीव भी मिलती है, यानी अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनको फिर भी उनका पैसा मिलता है, फिक्स होता है कंपनी की तरफ से, हर कंपनी के हिसाब से। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी लीव और भी अलग अलग तरह के आप यहाँ पे बेनिफिट देखेंगे। सारे बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों को मिलते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसको, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो नहीं रहे वहां पे, तो ना तो कोई उनको अच्छी सैलरी मिलती, बहुत कम पैसा मिलता है, वो टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता। हॉलीडेज जो होती हैं वो छुट्टी के बेसिस पे, मतलब ऐसे छुट्टी ले ली तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, पेड लीव नहीं होगी वहां पे। तबियत खराब है, आप खुद जानो, आपकी इच्छा, हमें कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ साथ इस सेक्टर में अधिकतर जो लोग काम कर रहे हैं वो छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं, लेबरर वगैरह और इस तरह की, तो इस कारण उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर यहाँ तक समझ आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो बेटा इस पूरे में आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो इसको देख के, बट बेसिक यहाँ पे जो हमें चीजें दी गई हैं वो चीजें यही दी गई हैं कि वर्कर्स को बहुत कम पैसा दिया जाता है और वो वहां पे लेबरर्स के साथ में कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। शहर में और गांव में दोनों जगह हमें देखने को मिलता है। गांव में 80% लेबर ऐसी होती है जिनके पास बहुत छोटे खेत होते हैं, खेत ही नहीं होते, तो वो दूसरों के खेतों पर जाके काम करती हैं अपने गुजारे के लिए। और शहरों में जो गली गली घूमने वाले लोग हैं, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं और जो मतलब वर्कर्स हैं, ठीक है, जो मजदूरी वगैरह करते हैं या कारीगर हैं, तो इन तरह के लोगों को बहुत ऐसे ट्रीट किया जाता है, इनको कोई रूल्स रेगुलेशन कोई अप्लाई नहीं होती इनके लिए यहाँ पे। और SC ST OBC जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं वो हमेशा इन कामों में हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वो और ज्यादा पिछड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके सपोर्ट के लिए काम करना चाहिए। फिर उसके बाद अगली चीज आती है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। लास्ट टॉपिक है कि भाई जो मालिक है उसके बेसिस पे हम सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो हमारा सेक्टर हो जाएगा पब्लिक सेक्टर और दूसरा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर क्या है?
गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटली कंट्रोल्ड। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो काम होगा वो लोगों के बेनिफिट के लिए होगा, वेलफेयर के लिए होगा। जैसे आसपास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें बहुत कम पैसा हमें देना पड़ता है, इतना पैसा नहीं देना पड़ता। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम होता है कंपनी अपने बेनिफिट के लिए करती है, टोटली प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं, टाटा स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह, और इनका मोटिव होता है पैसा कमाना, ठीक है, ये तभी सरवाइव कर पाएंगी। पब्लिक का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है, मेनली वो मोटिव होता ही नहीं है, उनका मेन मोटिव यही होता है कि लोगों को हमें सर्व करना है। अब ये जो पब्लिक सेक्टर होता है ये हमेशा रीजनेबल कॉस्ट में हमें क्यों देते हैं, जैसे भाई रेलवे है या कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्राइवेट के हाथों में नहीं दे सकते, कोई प्राइवेट कंपनी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती, सरकार के पास बेइंतहा पैसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सरकार है वो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को लेती है, और उसका दूसरा मकसद होता है अगर प्राइवेट कंपनी ने प्रोजेक्ट ले भी लिया तो वो इस खर्चे को लोगों से निकालेंगे, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती लोगों पे इन छोटी मोटी चीजों का बर्डन आए, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अपने पास में ही रखती है, इस सेक्टर्स को, बड़े बड़े सेक्टर्स को, और इनको खुद ही लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करती है। अब बहुत बार गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ता है, इधर ये लिखा हुआ है, बहुत बार गवर्नमेंट को बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ता है, उनको भी सस्ते में चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो भी अपना बिजनेस अच्छे से करें और लोगों को भी अफोर्डेबल प्राइस में चीजें मिल जाएं। पूरी तरह से गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती, पर उनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे दी, जमीन सस्ती दे दी, और इस तरह की चीजें करती हैं। बाकी गवर्नमेंट जो अपने किसान होते हैं उनसे फेयर प्राइस पे, यानी बहुत कम प्राइस पे सामान खरीदती है, और जो किसान है उनसे सामान खरीदती है, और उन किसानों से सामान खरीद के जो गवर्नमेंट है वो आगे लोगों को राशन शॉप जो होती है जिसको फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, तो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए बांट देती है, यानी लोगों को दे देती है वो सामान, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिल पाए, इस तरह से जो गवर्नमेंट है उन लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मेन हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ये सेक्टर्स हैं अलग अलग, और हमने सेक्टर्स के मोटिव समझे, और हमने ये समझा कि कैसे गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, like the video, subscribe the channel and keep watching. Thank you.